हेलो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग का थर्ड सेम की अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो रिमेनिंग पोर्शन है बचा हुआ था, यानी हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। तो दोस्त उसमें क्या था कि अभी तक हम लोग जो देख लिए थे उसमें क्या था कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन देख लिए थे। जो हमें पढ़ने थे उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करें तो हम लोग को देखना था क्या, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्त, ये हम लोग देख लिए थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जो हम लोग देख लिए थे इसके बाद देखना है हमें वो था CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड एंड प्लेन लैमिना। ठीक है दोस्त, और इसके बाद जो हमें देखना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म रॉड एंड रेक्टेंगुलर प्लेन लैमिना, यानी रेक्टेंगुलर लैमिना का हमें देखना था। ओके, रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है बाबू, ये हमें देखना था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को इसमें देखना था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है दोस्त, ये देखना था हमें इस वाले सेक्शन में। दूसरे जो सेक्शन है हमारा, ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। दोस्तों ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें हमें ये सारे टॉपिक कवर करने थे। दोस्त इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, जरा सा उसकी भी बात कर ले। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग अब बहुत ही अवगत हो चुके हैं इन सब चीज़ों से दोस्तों। तो डी शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्त इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसमें जो हमें पढ़ने थे वो था रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है दोस्त, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है बाबू, ये पढ़ने थे। रेक्टिलिनियर मोशन में हमें जो पढ़ने थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमें देखने थे। क्या चीज़? कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन। और ये कह सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें हम सारी चीज़ कवर कर लेंगे। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन जो भी होंगे सारे कवर कर लेंगे, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जो भी इसके रिलेवेंट होते हैं सारे। दोस्त इसके बाद हम एक लोगों को पढ़ना था एक SHM से रिलेवेंट प्रॉब्लम कुछ। हाँ दोस्तों, और इन सब सेक्शन से रेगुलरली आपके एग्जाम्सन में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन ऑलरेडी कवर अप कर लिया है और आपको वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का हमने लेक्चर डाल दिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। दोस्त अब बात आती है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग इधर चलेंगे, इसमें हम लोग ये कवर करेंगे। हालांकि इन दोनों टॉपिक्स के रिलेवेंट हम लोग, चूँकि अपने आप में एक वाइड टॉपिक है, तो हम लोग इससे जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें इसके बारे में कुछ आइडिया भी है। तो हम लोग ना जितना हमें चाहिए यहाँ पे सवाल बनाने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काम करेंगे,
है ना। ऐसे नहीं कि फिर हम आपको मोशन का सारा चीज़ पढ़ाएं, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ऐसे नहीं, क्योंकि अब इतना आप अच्छे तरीके से सब सारी चीज़ आप जानते हो दोस्त, है ना। तो यहाँ ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे थोड़ा तरीका से ये कि हम लोग को अभी बनाने के लिए कैसे कॉन्सेप्ट चाहिए सवाल बनाने के लिए और चूँकि हम लोग यहाँ एप्लीकेशन के रूप में देख रहे हैं तो ये किस तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, उसका यूज वो आपसे जानना चाहता है, तो उसके यूज के हिसाब से हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लेक्चर हम लोग अलग से एक लेक्चर करेंगे जिसमें इन दोनों इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरी बहुत ही कम, केवल सवाल की जो भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा हम लोग उनको कर लेंगे सॉरी, वेरी सॉरी दोस्त। इसमें जो प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको कर लेंगे, जो प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का होता है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। बाकी आप बहुत सारी बात इसमें जानते हो, सिर्फ हमें क्या करवाना है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस कैसे पूछते हैं और ये जो रिलेशन सब है उसमें कुछ जो इसका यूज होता है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना और सवाल करवा देना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, एक लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे प्रॉब्लम के साथ, ठीक है दोस्त। बात करते हैं अभी इस वाले सेक्शन पे, ठीक। इस वाले सेक्शन पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड एंड प्लेन लैमिना। अब दोस्त देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब आज के हेडिंग हम लोग ये लगा ले हेडिंग, ओके। चलिए तो आज की हेडिंग हम लोग की जो होगी वो हेडिंग हम लोग का होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हेडिंग लगा लीजिएगा कि मतलब हमें जो पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं CG, ठीक है, ऑफ अ थिन रॉड, ऑफ अ थिन रॉड एंड प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना। एक प्लेन लैमिना और एक थिन रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकाल के बतानी है ना दोस्तों। अब सबसे 2-3 बातें हमारे साथ बहुत ही कॉमन आती है फैमिलियर, कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं, और थिन रॉड का मतलब तो हमें समझ में आता है कि भाई पतला सा रॉड हमें पता चलता है भाई यहाँ पे तो है नहीं कोई रॉड हम जैसे दिखाए, चलो ये ठीक है, ये बहुत ही मोटा है, बहुत ही पतला रॉड एज्यूम करें हम, बहुत ही पतला मतलब डायमीटर बहुत ही न के बराबर, है ना, केवल जिसमें केवल आप 1D जूम कर सकते हो लगभग, उस टाइप से बहुत ही पतला रॉड, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा दोस्त, है ना। तो इतना तो रॉड तो हमें पता है भाई, थिन कहे या थिक कहे रॉड हम बहुत अच्छा से समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हमें रॉड में नहीं था। लेकिन ये जो हमें बोल के गया कि भाई एक प्लेन लैमिना बताइए, प्लेन लैमिना, भाई प्लेन हम समझते थे कि प्लेन एक 2D फिगर होता है जिस फिगर में थिकनेस बहुत ही कम होता है। 2D फिगर मतलब समझ में आ रहा है कि 2 डायमेंशन, लेंथ विड्थ होगा या विड्थ हाइट या हाइट लेंथ होगा, 2 ही चीज़ कोई होगा, ये हमें समझ में अच्छे से आ रही थी। तो हम लोग सोचे क्या कि भाई प्लेन, अब लैमिना लगा दिया, ये क्या कहना चाह रहा है, तो प्लेन लैमिना कहने का मतलब है वो कहना चाह रहा है रहेगा वो प्लेन ही 2D फिगर ही रहेगा, हैविंग सम मास। तो सर ऐसी बात कहाँ होगा, देखिए आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। लैमिना प्लेन रहेगा ही, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों एक पिक्चर से हम आपको एक फिगर एक हम एग्जाम्पल्स बताना चाहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से दोस्त, ये क्या दिख रहा है, ये जो आपको पन्नी जो दिख रहा है, पन्नी ये क्या है, बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन है कि नहीं, एक प्लेन की तरह है कि नहीं। अच्छा दोस्त ये प्लेन की तरह, इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस बहुत ही कम है, 0 के बराबर लगभग। इसमें हम इसके लंबाई और इसके चौड़ाई के रिस्पेक्ट में देखें दोस्तों, इसकी थिकनेस क्या है, बहुत ही न के बराबर यानी 0 के बराबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक प्लेन लैमिना की तरह ट्रीट होगा, प्लेन लैमिना के शेप का होगा, मतलब ऐसी पिक्चर जिसमें हमें प्लेन है और उसके बावजूद सम मास है ना। तो हम इस तरह के जो ज्योमेट्री है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या चीज़, प्लेन लैमिना का कॉन्सेप्ट, मतलब उसमें कुछ मास रहेगा, है ना, बट वो रहेगा प्लेनर, है ना, क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, तो दैट मीन्स प्लेन लैमिना। अब दोस्त बात आती है, देखिए यहाँ पे कुछ बातें हमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग लगती है। कन्फ्यूजिंग ये लगती है कि हम लोग पहले से भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहते हैं, लाइक मैकेनिक्स में,
है ना। तो मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में हम लोग कुछ पढ़े रहते हैं तो हमें कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगती है। हो सके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये कॉन्सेप्ट अच्छी हो, वो जो जानते हो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया बात है। बट मेरा परसेप्शन ये है कि हम आपकी जीरो लेवल से ही मतलब इस चीज़ को समझाएं, क्योंकि मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं उनको जिनको ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है। हम ये नहीं मान के चलते भाई जिनको आ रहा है उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ रहे हैं उस बात को, कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्त कि हम प्लेन लैमिना के लेके बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्लेन लैमिना। सबसे पहले कि हम आपको ये प्लेन लैमिना का मतलब समझ में आ गया हुआ, थिन रड का मतलब, ये दो चीज़ों का हमें सीखना है। अब ये बात हो गई कि सर प्लेन लैमिना तो आप बता दीजिए, तो क्या एक केवल रेक्टेंगुलर शेप में है? नहीं दोस्त, इसी तरह के जो हमारा पिक्चर वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, है ना, अनदर किसी शेप में हो सकता है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम ऐसा मान के चले कि इसी तरीके का शेप, इसको मान लीजिए हम दिल जैसा बना ले, दिल जैसा काट के, वो भी हमारा प्लेन लैमिना ही होगा, लेकिन क्लोज रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही? क्लोज रहेगा, ठीक, चारों तरफ से काट के ऐसे बना ले, लाइक दिस। अभी पढ़ाई लिखाई करना है दोस्तों, अभी टाइम है ना। इस तरह से बनाने भी प्लेन लैमिना ही हमारा रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसी पन्नी को हम काट के बना दे तो आपको फील आ रहा होगा कि किस तरह से प्लेन लैमिना हो सकते हैं, किसी भी शेप का हमारा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको 2-3 बातें बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगेंगी, है ना। तो आप कहेंगे सर क्या क्या कन्फ्यूजिंग लगेगा हमें? तो हम लोग जनरली जब भी कोई बच्चा कोई चीज़ सुना रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहता है कहीं भी, तो आपको 2-3 बातें आपको सुनने में आएगा। एक आएगा सेंटर ऑफ मास, एक शब्द आपको सुनने में आएगा सेंट्रॉयड, और दूसरा दोस्त सुनने में आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कभी कभी क्या होता है दोस्त, जब हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि हम सेंट्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। मतलब हम लोग टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें सेंट्रॉयड है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि सेंटर ऑफ मास है। ये 3 शब्द जो है ना, हमें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, बट हमें लगभग ठीक रहता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहली बात है कि इन चीज़ों को करने से पहले, जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको समझने से पहले, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ये बोला हुआ है सीजी निकालना। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसमें कह रहा है सीजी निकालना। आई प्लेन लैमिना कह दिया, इसका मतलब आप समझिए कि उस तरह की लैमिना है ना, जिसमें कुछ बहुत ही थिक लेवल के होते हैं, 0 थिकनेस के साथ होती है, एरिया की तरह ही ट्रीट होती है, उसमें कुछ मास हो, ऐसे वाले लैमिना के बारे में पढ़ना है, इसलिए वो बार बार उसमें सीजी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हम आपको वो सारी डाउट क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त, आइए अब बात करते हैं दोस्त कि ये तीनों टर्म आखिर है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तीनों टर्म आखिर है क्या, और ये टर्म बनाए आखिर क्यों हम, इस तरह के जो टर्म हैं वो हम क्यों बनाएं, मतलब इससे हम इस चीज़ हमारी जीवन की किस तरह की समस्याओं को डील कर देती है। चलिए अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। दोस्त सबसे पहली बात हम लोग क्या सोचे कि चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं, थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट होते हैं और सोचते हैं। देखिए पहले हम चलते हैं सेंट्रॉयड की तरफ, ठीक है दोस्त, पहले चलते हैं सेंट्रॉयड की तरफ। तो सेंट्रॉयड की तरफ जब हम लोग चले दोस्त, तो सेंट्रॉयड की तरफ जब हम लोग आए, दोस्तों अब बात कर लेते हैं ज़रा सा हम लोग इस चीज़ को कि आखिर सेंट्रॉयड, अभी हम बात करने रहे हैं सेंट्रॉयड की। देखिए दोस्त सेंट्रॉयड को हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, सेंट्रॉयड को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पिक्चर है जो आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर ले दोस्त, एक मिनट दोस्तों ज़रा सा इसको हम बड़ा कर ले। अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर ये विजिबल होगा, ठीक है दोस्त। हम लोग के पास ये एक स्क्वायर शेप का फिगर है। हम दोस्त जानते हैं कि ये 2D फिगर है कि नहीं, ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है।
2D फिगर। दोस्त अब एक्चुअल में है कि हम आपको सिर्फ सवाल करवा देते, बट एक्चुअल में ये चीज़ें आपकी बार बार यूज आएगी। जैसे अभी सिविल वाला अगर 4th में जाएगा तो उसको मॉस पढ़ना पड़ेगा दोस्त, उसमें यूज आएगा। मॉस कहो या सम कहो, दोनों सेम चीज़ें होती है। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना, तो ये दोनों आपको लगभग, ये सिविल वाले को आगे पढ़ना है, मैकेनिकल वाले इसमें पढ़ रखे हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना दोस्त एक्चुअल में आपकी बार बार यूज होंगी और आपके आगे भी काम देगा। तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा बिल्ड नहीं रहेगा तो ये दिक्कत होंगी। तो एक्चुअल में कि मैथ में ये है, तो हम लोग और भी मज़े में भी इसको देख लेते हैं और क्या करते हैं। चलिए आइए हम अगर 2D फिगर की बात करें दोस्त, तो 2D फिगर में अगर हम लोग सोचने चले तो हम लोग सोचे कि भाई एक काम कर, एक लड़का को ऐसी जगह खड़ा करा दे, ऐसी जगह इसमें खड़ा कराओ इस पूरे फील्ड में, जहाँ से एरिया का जो बंटवारा किया गया हो वो सब समान हो। मतलब हम कह सकते हैं कि इस फिगर का सेंटर पॉइंट क्या है वो ढूंढने की कोशिश किए। तो ऐसे केस में हम लोग ये जानने की जब कोशिश किए तो बात यहाँ पे आई कि भाई देखिए सेंटर पॉइंट, अगर ध्यान से देखिएगा, हम बात तभी हम लोग सोच रहे हैं सेंट्रॉइड पे। अब सेंट्रॉइड पे हम लोग क्या कहें, तो देखिए जब हम इस फिगर का सेंटर पॉइंट ढूंढने की कोशिश किए तो हमें वो सेंटर पॉइंट जो मिल के आया जहाँ से ये एरिया चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस एरिया के चारों तरफ ये बंटवारा जो है वो इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से जब सेंट्रॉइड पता करने की कोशिश किए तो हमें पता चला कि भाई देखिए ये स्क्वायर है ना, इसकी डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, सॉरी दोस्तों ये एग्जैक्ट नहीं हुए बट कोई नहीं, आप समझ सकते हो कि ये हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ओके। ये जो है, हाँ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, कोई लड़का यहाँ से खड़ा हो जाए तो यहाँ से उसकी जितने भी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चारों तरफ वो उसको सिमिलर दिखेंगे, है ना, उसको सिमिलर दिखेंगे। तो हम कहेंगे देखिए इस ज्योमेट्री का ये सेंटर पॉइंट है ना, ये क्या है, सेंटर पॉइंट। क्या है, सेंटर पॉइंट, जहाँ से इस, ध्यान सुनिएगा अभी हम बोल रहे हैं, सुनिए, इस ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री मतलब होता है किस शेप में है ना, तो इस ज्योमेट्री का ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही है। अगर इस ज्योमेट्री का अगर ये सेंटर पॉइंट है तो हम लोग इसको अपने अपने लैंग्वेज में आगे चल के हम लोग कहें कि देखिए अगर किसी ज्योमेट्री का अगर हम सेंटर पॉइंट पता कर लेते हैं तो वह सेंटर पॉइंट हम लोग कह सकते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड। अब बात आती है दोस्तों कि सेंटर एक पॉइंट होता है, मतलब अगर हम कुल मिला के कहना चाहे कि सेंट्रॉइड आखिर होता क्या है तो सीधे बोलेंगे भाई सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है, क्योंकि वो पॉइंट ढूंढ रहे पूरे फील्ड में जिस पॉइंट से एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह क्या हो, समान हो, है ना। अगर हम इसी बात के लेके बोले तो हम कहेंगे अपनी भाषाओं में, स्टैंडर्ड भाषाओं में, कि मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल हो उस पोजीशन से, दो इक्वल एरिया में बांटे तो उसकी मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो, इक्वल हो, जितना क्लॉकवाइज हो जितना एंटी क्लॉकवाइज हो। अच्छा, अगर आपको मोमेंट ऑफ एरिया हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करें तो नॉर्मली हम आपको इतना जो समझा रहे हैं कि वो पॉइंट क्या है, हम लोग उसमें नहीं चलते हैं क्योंकि उस टॉपिक को लेकर हम आगे कवर नहीं करेंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं। हालांकि हम आपको वो चीज़ें मैकेनिक्स में आप लोग देख रखे हैं, जो लोग नहीं देखे उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपको दूसरी लैंग्वेज में भी समझा रहे हैं कि ये पॉइंट से एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ समान है। दोस्त अगर आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो तो जब हम लोग ट्रायंगल की बात किए थे, याद करो दोस्त, अभी आपको ये सेंट्रॉइड मतलब समझ में आया। दोस्तों अभी एक बात कर लेते हैं, ट्रायंगल पे आने से पहले हम लोग ये बात और कर लेते हैं कि इससे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्त तो एक सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इट इज अ पॉइंट। क्या होता है दोस्त, एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अब बात आती है कि ये केवल पॉइंट 2D में मतलब फिगर में ही होगा या 3D फिगर में ही होगा, है 3D फिगर में भी होगा। दोस्त अगर मान लीजिए अगर हम ज्योमेट्री की बात करें दोस्त, देखिए पहले अभी हम 2D फिगर के लेकर समझा देते हैं, फिर 3D फिगर में भी आते हैं। देखिए तो सेंट्रॉइड क्या होगा दोस्त, एक पॉइंट होगा। सेंट्रॉइड क्या होगा, एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट होगा तो अगर हम 2D फिगर के लेकर बात करें तो दोस्त उसमें हम कितने कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, दो कोऑर्डिनेट x और y, मतलब इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होंगे, है ना।
एक्स कोऑर्डिनेट होंगे और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। और हम सबको पता है भाई कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और अगर हम अपनी भाषा में बोले कि अगर इसके अभी एक चीज़ और भी बात करेंगे तो भाई ये वाला जो जगह होगा वो कितना दूरी पे होगा, यहाँ से कितना a/2 पे होगा और ये इसका y भी a/2 पे होगा। मतलब देखिए जितना इसकी x डिस्टेंस होगी उतना ही इसकी y डिस्टेंस होगी, दोनों बराबर बराबर होंगे, a/2 पे होगा। ये बात हम कह सकते हैं। तो हम लोग बोले कि भाई देखिए इस फिगर का जो सेंट्रॉयड होगा अगर साइड a है तो a/2 और a/2 पे लाइज करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा दोस्त, अगर हम बात करें नॉर्मली आपको याद कराएं ट्रायंगल के शेप का, ट्रायंगल की शेप की अगर आपको याद दिलाएं दोस्त, अगर आपको ट्रायंगल की शेप का याद दिलाए दोस्त, तो अगर हम आपको ट्रायंगल की शेप की याद दिलाएं तो आपको थोड़ा याद होगा कि जब ओके दोस्त, ओके दोस्त ट्रायंगल की शेप की आपको याद दिला है तो ट्रायंगल की शेप में आपको याद होगा कि दोस्त हम जब सेंट्रॉयड निकालते थे, यहाँ पर देखिए सेंट्रॉयड को हम लोग जी यहाँ पे कहते थे और हम लोग सेंट्रॉयड निकालते थे। हम लोग कहते थे कि देखिए ये हमारा ट्रायंगल का एक सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड कहने का क्या मतलब रहता था वहाँ पे कि ये वह जो इस ज्योमेट्री का यानी जो ट्रायंगल वाले जो 2D फिगर है इस ज्योमेट्री का वह पॉइंट है जहाँ से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके जिसके चारों तरफ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है हमारे एरिया का। क्लियर है बात? तो हम लोग कहें कि भाई ज्योमेट्री के जो सेंटर पॉइंट हो तब कुल मिला के कह सकते हैं ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रॉयड कहलाएगा। तो ये हमारी 2D फिगर में अभी तक हम बात कर रहे थे। क्लियर है ये बात समझे? तो हम लोग इस तरह से एक टर्म अपना डिफाइन किए कि भाई किसी ज्योमेट्री का जो सेंटर पॉइंट हो, है ना, ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट, हम लोग उसका क्या नाम देंगे? सेंट्रॉयड नाम देंगे। क्या बात ये समझ में आया आपको? सेंट्रॉयड का मतलब क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपका कहना होगा क्या सर ये केवल 2D फिगर में ही होगा या 3D फिगर में होगा? हाँ, अब ये आपका कहना वाजिब है। 3D फिगर कहने का मतलब क्या है सो हम आपको बताते हैं। 3D फिगर कहने का मतलब, अच्छा इसे 3D फिगर हम आपको क्या बताएं दोस्त, ये तो आप हम लोग बचपन से ही अपने ब्लड में लेते आए हुए हैं 3D फिगर को, है ना। एक मिनट दोस्त इसको हटा दे। 3D फिगर की अगर बात किया जाए, है ना दोस्त, 3D फिगर की अगर बात कर दिया जाए तो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं ये सब जो 3D फिगर है ये आप बचपन से ही देखते आए हो 3D फिगर, है ना। क्या इस तरह के फिगर आप बचपन से देखते आए हो, ये सब 3D फिगर है। तो बताइए क्या आपको ये जो दिख रहा है, ये ज्योमेट्री अभी जो दिख रहा है दोस्त, देखिए गौर से इसको, ये जो ज्योमेट्री दिख रहा है, क्या इस ज्योमेट्री में भी आप इस ज्योमेट्री को देख के आप इस ज्योमेट्री में एक बीच वाला पॉइंट नहीं डिसाइड कर सकते क्या? देखिए इस ज्योमेट्री को देख के आप इस ज्योमेट्री को देख के एक बीच वाला पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई देखिए ध्यान से इसको गौर से कि सर इसके बीच में ये चारों तरफ एक ऐसा ढूंढेंगे जगह जहाँ से ये ज्योमेट्री हमें एकदम इक्वली दिखे। अलग बात है कि दोस्त इस ज्योमेट्री में मास आ जाएंगी क्योंकि वो 2D फिगर थी, बट एक इस ज्योमेट्री की एक सेंटर पॉइंट तो हम डिसाइड कर सकते हैं बीच में, जहाँ से ये पूरी बात यानी ये कह सकते हैं पूरी मास बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरे ये फील्ड जितनी भी है, सॉरी ये पूरी फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये बात हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले फिगर में भी हमारी सेंट्रॉयड वाली मामला एग्जिस्ट करवा सकते हैं हम। सेंट्रॉयड यानी वॉल्यूम वाले फील्ड में भी हम सेंट्रॉयड जैसे मामला को एग्जिस्ट करवा सकते हैं कि उस पॉइंट से हमारी सारी से। ये अलग बात है कि इसका हम आगे चल के एक अलग और नाम देंगे हम लोग, बट इस ज्योमेट्री की एक अलग पिक्चर हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये सेंट्रॉयड जैसे इस पिक्चर की इस फिगर का हम दोस्त, तो ये जो 3D फिगर है इसमें एक पॉइंट तो ऐसा होगा हमारा जिससे ये ज्योमेट्री जो है 3D ज्योमेट्री जो हमें दिख रहा है वो ज्योमेट्री में हमें एकदम सभी चारों तरफ सिमिलरिटी हो।
तो इसी चीज़ को देखने के क्रम में हम लोग क्या देखें दोस्तों, हम लोग क्या देखें कि भाई ये तो बात ठीक है, हम लोग सोचे कि चलो ये ज्योमेट्री, ये जो पॉइंट है जहाँ से हमको ये ज्योमेट्री चारों तरफ एक जैसा दिख रहा है ना, ज्योमेट्री हमारा सिमिलर यानी एरिया हमारा सिमिलर बिखरा हुआ है जैसे हमें दिख रहा है ना ज्योमेट्री का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हम लोग कहें भाई ये 3D है तो इसमें तो आएगा मास। अब 3D जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें आ जाएगा मास। क्या आ जाएगा दोस्त? मास। क्या आ जाएगा? मास। तो हम लोग के दिमाग में आया क्या ये मास भी, इसमें जो मास होंगे वो भी चारों तरफ इस पॉइंट से बिखरे होंगे बराबर बराबर, है ना। मतलब जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, माने बंटवारा है ना, कहेगा कि ये पॉइंट कहेगा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कहेगा इधर उतने मास है, इधर उतने मास है, इधर उतने मास है, इधर उतने, मतलब उस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड चारों तरफ क्या इक्वल है, ये वाला मामला है। तो हम लोग सोचे कि क्या मास भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो सकता है। तो हम लोग देखे अरे हाँ सच में इस फिगर का तो चारों इस पॉइंट के अराउंड तो पूरा मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट के अराउंड तो इस पूरी फिगर का पूरा मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हम लोग सोचे कि अच्छा एक काम करो, तो इसका एक काम कर दो, एक नाम देते हैं हम लोग इसको कि भाई ये जब सेंट्रॉयड था ये इस फिगर के लेके, इस वॉल्यूम के लेके, अब इसमें एक वही पॉइंट हमारा, देखो ध्यान से, क्या वही पॉइंट हमारा सेंट्रॉयडिंग पॉइंट है ज्योमेट्री के लेके, ये किसके लेके? ज्योमेट्री के लेके, कि ज्योमेट्री के लेके क्या ये पॉइंट के अबाउट मास भी इसका, क्योंकि ये ज्योमेट्री देखो ऐसे से इस ज्योमेट्री में से जितने भी मास है इसको खोखला कर लो और देखो तो क्या ये ज्योमेट्री दिखेगी इसी शेप की, हमें इसमें से पूरा मास निकाल लो तो ज्योमेट्री दिखे ना। तो ज्योमेट्री तो हमें ऐसे दिख रही है नहीं। अब इस ज्योमेट्री में से हमने निकाला, ज्योमेट्री में से तो हम कहीं बीच, ज्योमेट्री के बीच का पॉइंट होगा वो हमारा सेंट्रॉयड की तरह ट्रीट होगा अभी भी, लेकिन हम सोचे कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड जो है चारों तरफ इस पॉइंट के अराउंड, है ना, जिस पॉइंट के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चारों तरफ सेम है। फिर हमारे दिमाग में अच्छा बेटा ये भी काम हो रहा है ना, हमारे दिमाग में आने लगा ये बात, ये बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें कहे अच्छा रुक बेटा, है ना, हम लोग दिमाग लगाए इसको कि रुको क्या करते हैं। तो हम लोग कहे कि रुको, इस मास का चूंकि एक सेंटर भी बन रहा था तो हम लोग बोले कि भाई ये भी एक सेंटर ऑफ मास है, ये पूरे मास का सेंटर कहलाएगा। अच्छा देखिए हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से और भी क्लियर करेंगे, इसको फिजिक्स से भी जोड़ के देखेंगे, लेकिन हम लोग कहे कि सेंटर ऑफ मास होगा। तब बात हमारे दिमाग में क्या कि सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉयड दोनों सेम ही जगह रहेगा। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास क्या सभी फिगर में सेम पॉइंट पे होगा, ये दिमाग में हमारे बात आई, क्या सेम पॉइंट पे होगा। अब ये बात हम सोचने लगे, तो हम लोग सोचे चलिए आइए अब इसको चलते हैं। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रोके रहते हैं क्योंकि सब एक एक करके आएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब इसका क्या सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे होगा। देखिए ये ब्रिक आपको दिख रहे होंगे, चलिए इस ब्रिक का अगर हम बात करें, ये ब्रिक आपको क्यूब शेप का दिख रहा है, क्यूबॉइड शेप का दिख रहा है, घनाभ का। अब देखिए ध्यान से, इसके बीचों बीच हम एक लाइन ले जाए, इसके पूरे यानी ऊपर एक रेक्टेंगल अगर दिख रहा है, ऊपर में एक रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल के डायगोनल से इस डायगोनल से उस डायगोनल का अगर हम पार करें तो इस डायगोनल के जो इंटरसेक्टर पॉइंट होगा उस पॉइंट से हम नीचे एक लाइन, एक एक्सिस इस तरह से ले जाए तो कहीं ना कहीं ये एक्सिस पर ही हमारा एक बीच में इसी के एक ऊपर नीचे से एक लाइन जब पास करेगा तो इसी के बीच वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रॉयड सेंटर ऑफ मास होगा, है कि नहीं है। अच्छा अब सेंट्रॉयड इसी वाले बीच पॉइंट पे होगा, बस समझ रहे। अब सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होगा, अभी तो ठीक है इस वाले केस में। अब हमारा मन किया नहीं भाई एक काम करते हैं, इस ईंटा को
फोड़ देते हैं, शेप वही रखते हैं, ईंटा को फोड़ कर हम लोग का मन नौटंकी करने का कर रहा है मानिए, तो हम लोग सोचे कि इस ईंटा को फोड़ देते हैं और इस ईंटा को फोड़ कर इसको हाफ हटा देते हैं, हाफ रहने देते हैं, ठीक है, हाफ हटा देते हैं और हाफ रहने देते हैं और इसमें हम लकड़ी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? लकड़ी। और तब हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ें जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंट्रॉयड है, क्या दोनों सेम जगह पे रह रही है कि नहीं रह रही है। आइए, तो हम लोग लगाए दिमाग और हम लोग फोड़ दिए ईंटा को और फोड़ के ईंटा को उतनी लकड़ी से जोड़ दिए। ठीक है, क्या किए? लकड़ी से जोड़ दिए। दोस्त, इस प्रकार से हम लकड़ी से जोड़े। अब आप सोचिए कि इसमें ईंटा का जो पार्टिकल, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो अब ये डेंसिटी वाला मामला भी आ रहा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी कम होती है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। कितना वॉल्यूम में कितना मास रहता है, इसमें कम में वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा। ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास है, इसकी डेंसिटी कम। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए दोस्त, ये अब जब इसको हम जोड़े तो हम लोग सोचे कि ज्योमेट्री तो वैसा ही क्यूबॉइड का ही है, तो मेरा मन मानना था कि भाई दोनों वही जगह रहना चाहिए था। लेकिन जब हम पाए तो हम देखे इसका मास तो इसमें ज़्यादा है। इसका मतलब जो है, जो एक्सिस है हमारा सेंट्रॉयड वाला, वो देखो सेंट्रॉयड वाला, वो सेंट्रॉयड इस फिगर का, देखिए ध्यान से, ये चूंकि क्यूबिकल फिगर है, ये कैसा फिगर है? क्यूबिकल। तो सेंट्रॉयड चूंकि ज्योमेट्री तो सेम रहा, ज्योमेट्री कैसा रहा? ज्योमेट्री तो ऐसा ही रहा जैसा है, तो सेंट्रॉयड तो सेम रह जाएगा। लेकिन अब बात आती है सेंटर ऑफ मास को सोचने पर, है ना, कि सेंटर ऑफ मास का क्या हाल होगा। तो सेंटर ऑफ मास देखिए, इधर वजन ज़्यादा है, ईंटा जिधर है उधर वजन क्या है? ज़्यादा है। बाबू इधर आओ तो, पकड़ो तो नीचे से, हाँ देखिए नीचे से पकड़ो, हाँ देखिए से ऊपर करो थोड़ा। देखो सेंट्रॉयड है, देखिए सेंट्रॉयड है, देखिए ध्यान से, ये देखो यार बाबू, ये इधर का वजन ज़्यादा है, इधर कम है, मतलब पहले बीच में था, ठीक है, बीचों बीच क्या चीज़? सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचो। सेंट्रॉयड तो फिगर से, मतलब फिगर से हम डिसाइड करते हैं, ज्योमेट्रिक से हम डिसाइड करते हैं सेंट्रॉयड, तो सेंट्रॉयड तो इसका सेम हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास जब देखे तो हम कहे भाई मास इधर है, तो वाई वाला तो सेम रहा, हमको इधर की ओर जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो ईंटा की तरफ शिफ्ट होने लगा, मतलब इधर की ओर झुक गया, जिधर मास ज़्यादा उधर की ओर सेंटर ऑफ मास जाने लगा। मास का सेंटर केंद्र कहाँ रहेगा भाई? जैसे सेंटर ऑफ भूकंप का केंद्र कहाँ होता है? जहाँ भूकंप एकदम आया हुआ था वो सेंटर ऑफ केंद्र होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत भूकंप रहता है, मतलब मास इधर ज़्यादा, मतलब सेंट्रॉयड हमारा इधर शिफ्ट होने लगा और इस वाले एक्सिस की तरफ हमारा सेंट्रॉयड शिफ्ट हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर केस में सेंट्रॉयड और हमारा सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होने वाला है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें, जैसे मटेरियल चेंज किए, अगर हम जो मटेरियल चेंज किए तो हमारा सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया नहीं, शिफ्ट हो रहा था। लेकिन जब ज्योमेट्री सेम था तो उस केस में सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट आ रहा था वो सेम पॉइंट हमको मिल रहा था। अगर हम सेम पॉइंट निकाल दें तो हम कह सकते हैं कि वही पॉइंट, अगर हमें ज्योमेट्री सेम दिख रहा है तो अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल दें तो वही कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही कोऑर्डिनेट हमारा सेंट्रॉयड के लिए नहीं होगा क्या? बस समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट निकालना है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ये अलग बात है कि जब हम इसके लेके बात करेंगे तो 3D फिगर में तो हम जेड कोऑर्डिनेट की चर्चा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो दोस्त, यही चीज़ें मेन डिफरेंस यही रह जाती है। आप पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको सब पढ़ा दिया जाता है, बट यही कॉन्सेप्ट हमारी बहुत क्लियर रहनी चाहिए। अब अच्छे से ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि हम वॉल्यूम के लेके भी और इसके लेके भी निकालते हैं, और इसलिए हम लोग देखिएगा बराबर इंटरचेंजेबली वर्ड सबका यूज करते रहते हैं। सेंट्रॉयड बोल दिए, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दिए, तो बच्चा भी कन्फ्यूज रहता है, कौन से सेंट्रॉयड बोल देता है, कौन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कुछ केसेस में, अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास अभी है सेंट्रॉयड। तो कुछ केसेस में होते हैं क्या कि हम वो दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें सेम मिल जाती है, सो डैट हमें वहाँ इस तरह के बिहेवियर देखने को मिल जाते हैं। अभी बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा दोस्त, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गया इन डेप्थ कि ये कैसे हो रहे थे। क्लियर? आपको ये भी समझ में आ गया कि अच्छा अब सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉयड क्या चीज़ है, दोनों बात क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट दो का कॉन्सेप्ट क्लियर।
हालांकि दोनों एक पॉइंट ही होता है, मतलब पॉइंट बात समझ में, दोनों एक क्या होता है, पॉइंट होता है, क्योंकि वो पॉइंट सेंट्रॉइड को है, सेंटर ऑफ मास को, ये क्या है, पॉइंट। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चर्चा आप कर लेते हैं दोस्त। जब सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास हमें समझ में आ गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी इन्वॉल्व करते हैं अब ये। हाँ, अब आइए अब देखते हैं इस चीज़ को, अब समझने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। अभी आपको सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया अच्छे से। हर केस में दोनों सेम नहीं होगा, हाँ कुछ केसेस में हम सेम बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा जो हमारा ज्योमेट्री आएगा सेम ज्योमेट्री रहेगा, तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि वो दोनों पॉइंट सेम जगह पे लाई करेगा। क्या बात क्लियर हो गया? अच्छा, अभी आपको ये नहीं सोचना है कि हम वो पॉइंट निकालेंगे कैसे, निकालने का प्रोसेस ही तो हमारा सवाल है। ओहो, निकालने का जो प्रक्रिया है दोस्त, ये कैसे, ये पॉइंट कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे है अलग अलग फिगर के लेके, वही तो हमारा क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ रही? अभी हम ये सीख रहे हैं कि ये सब चीज़ें आखिर होते क्यों हैं, अभी क्या होता है और क्यों हम इसको बनाएं। अब चलिए अब एक चीज़ और बात करते हैं हम लोग दोस्त यहाँ पे। हालांकि आपको बहुत सारे ढेर सारे फिगर दिखेंगे इस वाले में। देखिए इस वाले में तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए कि इसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा, ये जो घूम रहा है, जो स्फीयर घूम रहा है, इस स्फीयर के बीचों बीच जो पॉइंट होगा, है ना, वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, है ना। इस ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट भी वही, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट भी वही होगा, यानी सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होगा और सेंट्रॉइड वाला पॉइंट भी वहीं पे लाई करेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जनरली मोस्टली जो हम यूज करते हैं सेंट्रॉइड, क्योंकि इसके लिए टर्म तो हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास यूज कर लेते हैं, क्योंकि मास का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वाइडली जो हम 2D फिगर को, 2D फिगर यानी एरिया वाले जो फिगर होते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें मास नहीं होते तो हम लोग 2D फिगर पे सेंट्रॉइड जैसे कॉन्सेप्ट को वर्सेटाइल यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से 2D फिगर में उस वर्ड को यूज करते हैं। बाकी आपको दोनों टर्म समझ में आ गए। अब एक बात ये आती है कि सर जब आप सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास समझाएं तो बताइए सेंटर ऑफ मास का क्या उपयोगिता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ ही रहा था, एक और तरीका से हम लोग सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश करते हैं। और वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखिए जब एक क्रिकेट बॉल, जैसे दोस्त देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, फिजिक्स का रिलेशन इससे क्या है, क्यों हम ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किए। देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि अगर आप देखिए एक बॉल को फेंकिए, हम लोग इस चीज़ का यूज करते आते हैं, एक बॉल को फेंकिए, ठीक है दोस्त। जब एक बॉल फेंकिएगा, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को जब एक बॉल को जब फेंकिएगा तो ये जो बॉल मूव करेंगी यहाँ से इस तरह से ट्रेजेक्ट्री पे, है ना, तो बॉल मूव करते वक्त मूव करते रहता, मूव करते हुए जा रहा है ना, मूव करते हुए जाते रहता है, ठीक है, बॉल इस तरीके से। तो बॉल जो होता है दोस्त, हमारा बॉल तो एगो पार्टिकल से बना हुआ रहता नहीं है ना, एगो पार्टिकल से तो बना हुआ रहता नहीं है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है बॉल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो अब बताइए जब ये बॉल जाएगा तो इसमें एक कुछ पार्टिकल यहाँ से मोशन दिखा रहा होगा, कुछ पार्टिकल ये अपना यहाँ मोशन दिखा रहा है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ सब पार्टिकल अपना अपना मोशन दिखा रहा होगा। जब मूवमेंट होता है, बॉल आपका नचते हुए जाता रहता है, तो आप इस मूव करते हुए इस पार्टिकल किस पार्टिकल के मोशन को आप ऑब्जर्व करके इस चीज़ को देखोगे। तो हम लोग सोचते क्या, एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पूरे मोशन में एक पॉइंट जो है वो हमेशा इस लाइन पे रहा है, एक पूरे लाइन के थ्रू, और हम ऐसा मानते हैं कि पूरा मास जो ना, एक देखिए हम लोग का ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अब कहोगे सर ये क्या होता है, मनगढ़ंत बातें। अब मनगढ़ंत बातें, हमको ऐसा दिखा कि अब इसमें से किस मास को हम मान के चले,
तो हमने कहा कि देखिए आप एक काम कर लीजिए, हम लोग ऐसा मान के चल रहे कि इस पॉइंट के बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन समान है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस पूरे, हम मान के चलते इस पूरे मास को इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, इसी पॉइंट पे क्या कर दिया जाए, कंसंट्रेट कर दिया जाए, है ना। तो हम कहेंगे देखिए ये पॉइंट, यही हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, और हम सेंटर ऑफ मास की ही मोशन को जनरली उस पॉइंट मास को कंसंट्रेट करके हम उसी को अपना मोशन के रूप में ऑब्जर्व करके सीखते हैं। नहीं तो हम इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। तो ये हमने अपना मनगढ़ंत बातें मानते हैं कि भाई पूरी मास उस पॉइंट पे है और वही पॉइंट पूरे एक लाइन में स्ट्रेटजिक मोशन कर रही है, और उस मोशन को हम एनालिसिस करने को चले जाते हैं। तो हम लोग इसलिए इसको एकदम एक बड़ा बॉडी फेंकते तो ये बोलते पार्टिकल मोशन कर रहा है। भाई उस पूरा के मास को हम एक पार्टिकल मान के तब एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या बात समझ में आई? एक का बैग हम इस सारी बात को एक साथ पढ़ने भी चले जाए तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग क्लास में आपको ये दे दिया जाता है, पढ़ाई छोड़ कैसे भाग जाओगे, है कि नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को मतलब उतना ओपनली नहीं बताया जाता, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड वे में रहता है कि आपको आप हाइपोथेसिस ले जाया जाता है। जैसे कब अभी तक हम इसका क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, अभी कभी भी आप जब पढ़े हैं एजम्पशन जिसको बोलते हैं, कभी आप जब भी आप पढ़े हो तो जब मोशन पढ़ते हो तो कभी इतना वेलोसिटी से हवा से आ रहा था इतना, कभी आप उसमें हवा को कंसिडर करने गए हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हम हवा को कंसिडर करेंगे तो हम जितना कॉम्प्लेक्स मोशन बनेगा हमसे तुमको कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, सही से हम कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो एक आप बैग आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाता है ताकि आपको ये बात सब एकदम सीरियल वे में समझ में आए। तो कुल मिला के इसलिए हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को पॉइंट मास मान के स्टडी कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जब कभी आप देखे होइएगा हम लोग डंडा लेके, स्टिक लेके, हालांकि मेरे पास अभी यहाँ नहीं है अवेलेबल, स्टिक लेके इसको बैलेंस करने की कोशिश करते रहते, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस देखिए, जब इसको बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं ना तो हर जगह बैलेंस नहीं होता। जैसे यहाँ रखेंगे तो इधर की ओर गिर जाएगा, वहाँ रखेंगे तो उधर की ओर गिर जाएगा, ये बैलेंस नहीं होते रहता है। तो बैलेंस किसी एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहाँ पे बैलेंस हो पाता है। तो हम लोग कहते अच्छा ये तो बड़ी यूनिक बात हो गया कि इसमें एक ही को पॉइंट ऐसा है जिसमें ये बैलेंस होता है ना। एक ही कोई एक पॉइंट है जिसपे ये बैलेंस होगा, है ना, बाकी कहीं बैलेंस नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में आया, तो हम लोग फिर ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर यहाँ पे लगाए कि भाई देखिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि देखिए ये पूरा जो मास है ना, इस पूरा बॉडी का जो मास है वो इसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है, जमा है। अब तभी आप देखिए स्वाभाविक बात, बैलेंस ये क्यों नहीं होकर रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि नीचे की ओर इस पे बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो सब पार्टिकल से mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये, है ना, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो mg फोर्स सब पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल हुआ सबका mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, जो चाह रहा होगा कि नीचे आए। पसंद आ रही? अब दोस्त इसके कारण क्या हो रहा है, कि ये अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? ये अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कहे किए कि भाई देखिए ये पूरा बॉडी का मास इस पॉइंट से लग रहा है, क्योंकि बैलेंस तभी, कोई भी बैलेंस तभी हो पाएगा जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो बैलेंस रहेगा, और क्या है कि नहीं। तो हम कहें कि भाई देखिए, और देखिए ध्यान से, जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान से देखिए, नीचे से उतना ही फोर्स लगाए और ऊपर से इस पॉइंट से लगा दिए। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से तो टॉर्क रोटेट करने लगेगा। क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखिए जिस पॉइंट से नीचे की ओर हमें फोर्स लगा रहा है ना, जिस पॉइंट से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट पे अगर ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तब ये बैलेंस होगा। अलग पॉइंट पे लगाएंगे तो रोटेट करने लगेगा, है ना, तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस होने के लिए जिस पॉइंट से नीचे की ओर लग रहा है फोर्स उसी पॉइंट से लगाएंगे तो बैलेंस होगा। इसका मतलब समझो उसी पॉइंट पे mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तब हम ऊपर की ओर ऐसे लगा रहे हैं तो ये बैलेंस हो जा रहा है। क्या बात क्लियर हुआ? अब बात आ जाती है यहाँ पे, तो अच्छा अब यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, तब यहीं पे एक टर्म डेवलप होके आ जाएगा दोस्त, यहीं पे एक टर्म डेवलप होकर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अब आपको ग्रेविटी, चूंकि हमको पता है कि mg कोई भी वस्तु होता है उस पर mg, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर mg फोर्स डाउनवर्ड लगता है। और देखिएगा जब हम रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं तो एक किसी पॉइंट पर से दिखाते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि पूरा मास जो इसका पूरे बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। और मोस्ट, आप ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द केस में, अब यही कह सकते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो ज़्यादातर केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होता है।
अच्छा ग्रेविटी भी कब आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कब आएगा, जब उसमें मास आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कब आएगा, जब मास आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कब आता है, जब मास आता है। चलिए तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, कोई भी बॉडी है तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जिस पॉइंट से हम एज्यूम करके चलते हैं कि पूरा mg फोर्स इस बॉडी का, mg यानी वेट पूरा एक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट से इस बॉडी का वेट लग रहा है नीचे की ओर, हमने माना कि भाई देखिए बैलेंस उसी पॉइंट से हो रहा था, इस पॉइंट से बैलेंस हो रहा है, मतलब इसी पॉइंट से mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, हम बैलेंस कर देते थे, है कि नहीं। तो mg फोर्स लग रहा है तो यह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केस में सेंटर ऑफ मास और एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम एट द सेम पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्त सेम पॉइंट पे होता है। अब सेम पॉइंट पे, अब देखिए अब होने के पीछे वजह भी है, वजह क्या है सो देखिए अब हमको पता है कि ये छोटे छोटे मास में जब हम तोड़ेंगे ये पूरे एम छोटे छोटे मास में, और ये लगेगा mg और इस सब का नेट mg हम मानेंगे, तो उसी जो नेट मास बनेगा हमारा, नेट मास यानी पूरे का टोटल का मास, उसी मास पे पूरा और उसका जी जो लगाएंगे उसी मास पे ये बैलेंस होगा। यानी हम कहें क्या कि भाई इसी मास से, यानी नेट मास यही होगा, सेंटर ऑफ मास यही होगा, इससे जो जी लगेगा ये पूरे जी के बराबर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ये बदलेगा कब, जब देखिए अब आपका कहना हुआ क्या सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों हर केस में सेम होगा, या देखिए मोस्ट ऑफ द केस में सेम रहेगा, हम जो हमारे दैनिक जीवन में। अच्छा तो आपका कहना होगा सर ये बदलेगा कब, जैसे आप समझाए कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास बदलेगा कब, जब उसका मास चेंज कर दिया जाए, ज्योमेट्री वही रहे लेकिन मास चेंज कर देंगे तो आधा इधर मास अलग इधर तो बदल सकता है ना, उस सब केस में बदलता है। तो सर आप बताइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बदलेगा कब। देखिए ये कब बदलता है, जब आप ये चलो कुछ ऐसे जगह पे चले जाओ जहां जो जी जो लग रहा है, जी बड़े सरफेस के लिए, बड़े 3D फिगर के लिए अगर हम बात करने जाए तो वहां पे क्या होगा कि ऐसा होगा कि यहाँ जी कुछ और लग रहा है, जी का मान आपको पता है कि तब बदलने लगेगा, क्योंकि जी हम लोग आम जिंदगी में जी यूज करते हैं उसमें जी का मान कितना लेते हैं, 9.8 लेते हैं, लेकिन अलग अलग बड़ा जब जगह हो जाएगा तो वहाँ जी का मान यहाँ का कुछ अलग होगा, 9.7 9.8 9.5 कुछ अलग अलग। तब ये जो जी जब चेंज करेगा तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, देखिए सेंटर ऑफ मास वही रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, CG बदल जाएगा। जब जी का मान अलग अलग सरफेस पे, जैसे अलग अलग मास के लिए जी का मान, तो ये तो बड़े वॉल्यूम वाले बड़े बॉडी के लिए हो जाएगा, नहीं बहुत बड़ा बॉडी के लिए हो जाएगा। और आम जिंदगी में हमको ऐसे बॉडी की जरूरत तो बहुत ही कम ही पड़ती रहती है, तो यहाँ पे तो नहीं होती है, लेकिन हम मान लीजिए यही चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटल जो बात करने लगे, हम लोग अपने सैटेलाइट सब के लेकर बड़े जो अलग अलग सैटेलाइट्स है हमारा, उस सब चीज़ के लेकर करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे बातें। तो हम लोग कहते हैं कि भाई देखिए बड़े बॉडी के लिए जब बात करेंगे तो जी का मान अलग अलग होगा और तब जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड दोनों अलग अलग होगा। तो ये कब चेंज हो सकता है, CG एंड CM चेंजेज when G वैरी, है ना, जी वैरी करेगा जहां पे जिस बॉडी के मास के लेके उस बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस दोनों केस में लगभग ये दोनों चीज़ें सेम पॉइंट ही आते रहता है और सेम तरह से ट्रीट होता है, क्योंकि जितने भी हम उसमें जी हम कंसिडर नहीं करते कि ये चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण दोनों हमें सेम तरह से ट्रीट होता है और हम बराबर अपने लैंग्वेज में इस तरह की बात यूज करते रहते हैं। तो दोस्त अभी हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों टर्म को अच्छे से समझ लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये आता है कि जो केसेस हम यूज करने वाले हैं अभी,
थिन रॉड या प्लेन, उसमें सीजी बोल दे, सेंट्रॉयड बोल दे और सेंटर ऑफ मास बोल दे, तीनों टर्म्स हमारा सिमिलर यूज होने वाला है। बात क्लियर है? यहाँ पे हम जो पॉलिटेक्निक वाले सिलेबस है, बाकी अदर के लिए के भी वहाँ चेंजेस किया जा सकता है, बट यहाँ जो अभी हम लोग को जो पढ़ने के जो दो हम लोग लिखे हैं हमने सिलेबस में, उसके टर्म में ये चीज़ें सेम होने वाली है। क्या बात क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप इस चीज़ के लिए हमें ये नहीं कर सकते सर एरिया के लिए कर रहे हैं, सर ये इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में वही आएगा, वही तीनों एक पॉइंट है। एक बात तो हम सब आदमी आराम से नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई देखिए, ओहो, एक मिनट दोस्त, एक मिनट दोस्त, हम ये बात कर सकते हैं कि सर देखिए हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना था, सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, तीनों एक पॉइंट है। तीनों क्या है? ऑल आर अ पॉइंट, सभी एक पॉइंट है। ऑल आर अ पॉइंट, जितने हैं सब एक पॉइंट है। बात समझ आ रहा है? सब एक पॉइंट। और हमको तो यहाँ जनरली 2D में घूमना है। किसमें घूमना है? 2D में घूमना है। लेकिन 2D में भी ऐसे कुछ मास बॉडी लेने हैं, इसलिए हम लोग जो हमारे बुक्स में जो टर्म यूज किया होगा, सॉरी CM, वो टर्म यूज किया होगा CG, और हमारे इस सब केस में CM बोले तो ये बात वही हो जाएगा, और सेंट्रॉयड वाला टर्म यूज करे तो ये बात उसी प्रकार से आएगा। बात समझ आए? अब क्यों ये तीनों टर्म, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, ये टर्म बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चे में, और आई थिंक कि हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाए तीनों चीज़ को। अपेक्षा करते कि आपको अच्छे से बात से समझ में आया होगा तीनों। तो कुल मिला के अब हम रेडी हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। इसीलिए हम चाह रहे थे कि आपको गूगल मीट पे करवा दिया जाए, क्योंकि हमें पता था कि ये एक लेक्चर हमारा खा जाएगा, और ये जरूरी था। हम ऐसे पढ़ा नहीं सकते यूट्यूब पे, अगर भी लेक्चर डालेंगे तो ऐसे तो हम डालेंगे नहीं कि मतलब जैसे तैसे करके कर लो, है ना, स्वाभाविक सी बात है दोस्त। चलो ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऑल आर अ पॉइंट, मतलब कुल मिला के सेंट्रॉयड क्या है? एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक पॉइंट है। CG CM सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है। और तीनों पॉइंट सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं। तीनों पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं? जैसे हम लोग देखें। क्या बात क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया दोस्त? तो अब बात आती है कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज़, अब उस पे टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब आप समझ गए कि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेंटर ऑफ मास भी निकाले तो यहाँ पे हमारे फिगर के लेके वो सिमिलर चीज़ आने वाले। तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी करें तो वही एक पॉइंट के बारे में बात करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG of a thin rod and plane lamina। चलिए अब समझिए, हमको CG निकालना है। मतलब क्या निकालना? अब यहाँ से अभी तक हम लोग सीखे कि ये क्यों हो रहा था, अब सीखेंगे CG CM और सेंट्रॉयड सब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना। कोऑर्डिनेट मतलब x और y, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है और पॉइंट की कोऑर्डिनेट होती है, तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना हमें सीखना है। तो अब आप सीखेंगे प्रोसेस टू फाइंड CG, है ना, प्रोसेस टू फाइंड CG, प्रोसेस टू फाइंड CG, प्रोसेस टू फाइंड CG, ठीक, प्रोसेस टू फाइंड CG निकालने के प्रोसेस, यानी हम क्या कह सकते हैं, x CM और y CM। और ये क्यों? सेंटर ऑफ मास। ये क्यों सेंटर ऑफ मास? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि CG जिस पॉइंट से एक्ट करेगा तो वही पॉइंट से सेंटर ऑफ मास करेगा, और y CM भी एक्ट करेगा हमारे लिए यहाँ पे। क्लियर? ये समझ में आएगा? अब ये सब टर्म जब यूज करेंगे तो कहीं आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो बात आपको क्लियर हो गई है कि क्यों ये सब होने वाला है। अच्छा, प्रोसेस टू फाइंड CG, यानी कोऑर्डिनेट पता करने का तरीका हमें सीखना है दोस्त। तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे पास 2 तरह की बॉडी आती है। 2 तरह की बॉडी कहने का मतलब समझिए कि अगर हम एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 अगर ईंट रख ले, ईंट इस तरीके से 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट, छोटा छोटा, अब कहें कि भाई इसका निकाल दो कि इस सब का जो है, इस सब का सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सब का कहाँ लाई करेगा, CG कहाँ लाई करेगा। तो ये चीज़ें तो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट बॉडी। इसको क्या अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट
पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक है। और एक क्या हुआ कि भाई देखिए ये पूरा ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक कंटिन्यूअस लगातार है। अब इसका पता कीजिए, खाली एगो का कंटिन्यूअस का, समझ में आ रहा है। ये मार्कर है, ये कंटिन्यूअस है, इसका पता कीजिए, बस समझ में आ रही है। तो हम लोग जो पता करने चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए दो बातें आएंगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग पता करते हैं, सीजी जो फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो दो तरह के पार्टिकल के लिए बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, और दूसरा दोस्त बात करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस पार्टिकल, कंटिन्यूअस बॉडी। अब दोस्त एक बात जान लो, अब आप याद करो कि हम बताए थे कि जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस चीज में एक चीज है। अब आप यहाँ पे ढूंढोगे कि सर इसमें इंटीग्रेशन कैसे है कि नहीं। अब तो हम ये सब समझ गए। अब इसमें बात आएगी कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, तो ये इंटीग्रेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो दो तरह के पार्टिकल के लिए हम लोग बात करते हैं, एक डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए और एक कंटिन्यूअस बॉडी के पार्टिकल के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले डिस्क्रीट को समझ लेंगे ना, तो कंटिन्यूअस को हमको रिलेट करने में आसानी हुआ। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट से मतलब समझ में आ गया कि ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूअस बॉडी है, लगातार इसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कुछ क्या अलग अलग मान ली 10 को सेव है, 50 को सेव है, तो अलग अलग हुआ, डिस्क्रीट हो गया। तो ऐसे जब बॉडी के लिए हम बात करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, तो डिस्क्रीट हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रीट के लिए। तो देखिए हम लोग बात करने चले डिस्क्रीट के लिए, तो देखिए या इसी को सेंटर ऑफ मास भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए आप क्यों बोल सकते हो, आपको क्लियर है। अब चलिए डिस्क्रीट बॉडी के लिए पहले बात करते हैं। डिस्क्रीट के लिए फॉर डिस्क्रीट बॉडी, है ना। डिस्क्रीट बॉडी के लिए बॉडीज होगा, है ना दोस्त, बॉडीज, डिस्क्रीट बॉडीज के लिए आइए बात करते हैं। देखिए अब हमको पता है ऑलरेडी कि सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड या जो भी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होगा, तो पॉइंट की पोजीशन होगी कि नहीं होगी, पॉइंट की पोजीशन होगी। अब पोजीशन हम किसी के तभी बता सकते हैं जब हम एक रेफरेंस ले ले, क्या ले ले, रेफरेंस। किसी चीज का पोजीशन तभी हम बता सकते हैं। मेरा क्या है, तुम कहोगे इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, हम बता रखे, कई पेपर में हम ये बात बता रखे। तो दोस्त कहेगा बोर्ड से 10 मीटर, इससे इतना मीटर, तो हमारा पोजीशन क्या चेंज कर रहा है बार बार। अगर आप अलग अलग रेफरेंस देख रहे हो तो, है कि नहीं। कोई दीवार से कहेगा तो हम उसको 2 मीटर पर, बोर्ड से 1 मीटर पर नजर आएंगे। आप लोग जहाँ बैठो 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, सब अपना अपना कमेंट करके बताना जरूर कि दोस्त कौन कितने किलोमीटर से देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके दोस्त, फॉर डिस्क्रीट बॉडीज के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग को सबसे पहले किसी का भी निकाला, क्योंकि पोजीशन बताना है तो उसका एक रेफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस। तो चलिए हम लोग यहाँ जो रेफरेंस लेंगे वो अपनी सुविधा से लेते हैं। कैसे लेते हैं, सुविधा से। सबसे पहले तो हमको अपना रेफरेंस डिसाइड होता है, क्योंकि पोजीशन बताना है। एक सेंट्रॉयड एक क्या होता है, इट इज अ पॉइंट। ये दिमाग में रखिएगा, मन में ये नहीं कि ये कुछ होता हुआ, पॉइंट है एक। अब पॉइंट का भी किसी एक पोजीशन होता है, पोजीशन डिसाइड करेंगे एक्सिस के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ, एक्सिस लेना। और यहाँ जो एक्सिस लेते हैं हम अपनी जरूरत के, अपनी सुविधा के हिसाब से, जिससे हम बता सके। तो अगर हम अपने एक्सिस से निकाल लिए हैं, जैसे अब चलिए ध्यान से सुनिए, तो यहाँ हम पहले अपने रेफरेंस फिक्स कर लिया। अब देखिए जैसे ही हम देखें कि देखिए यहाँ पे M1 है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो, ये दूरी इस पार्टिकल की दूरी मान लीजिए, ये आपका M1 मास है ना, इसका मान लेते हैं x1 है, और ये जो दूरी है मान लीजिए इसका ये y1 है। ठीक, अब यहाँ पे एक मास है, M2 मास है, इसकी दूरी x2 है, दोस्तों यहाँ से कुछ y2 है। इस तरह से ढेर सारे मास बिखरे हुए हैं। M3 ये है x3 और ये होगा y3। इस तरीके से एक मास यहाँ है, डॉट 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 करके mn लिख दे दोस्त, ये mn है, और ये हो जाएगा आपका yn, और ये हो जाएगा क्या, xn। क्या बात समझ में आया दोस्त।
अब इस तरह से ढेर सारे इसमें मास बिखरे हुए, ढेर सारे हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल। अब हम लोग खोजे कि भाई इस पूरे मास जो बिखरे हुए हैं छोटे छोटे मास वाले पार्टिकल, इसका CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। तो हम लोग कहें कि भाई देखिए हमको नहीं पता कहाँ लाई करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से करते कि देखिए ये है एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कर सकता है। तो हम लोग को पॉइंट निकालना कि इस बॉडी का अपना होगा, इस बॉडी का अपना, इस बॉडी का कहाँ x1 m1 x1 एक पार्टिकल की तरह, तो इसी पे लाई करेगा। इसका क्या होगा x3 y3, इसका कहाँ होगा, सबका अपना अपना तो पता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो ये पार्टिकल सिस्टम है, ये पूरा क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ये क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। इसका कहाँ पे है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। दोस्त इसका कहाँ पे है वो हमें पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त इसमें कि हमको एक पॉइंट पता करना है और वो पॉइंट का पोजीशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो दिखाते हैं उसको दिखाएंगे। ये कि पॉइंट देखिए, ये P पॉइंट है, कहीं होगा, हमने इसमें कहीं एज्यूम कर लिया कि भाई इसको, इसी का जो वैल्यू आएगा वही मान, ये XCM एक पॉइंट होगा और ये होगा YCM, मतलब X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यही हमें निकालना है कि ये पोजीशन इस सब पूरे पार्टिकल, मास पार्टिकल का कहाँ होगा। तो ये जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं कुछ इस प्रकार के कि आपको अगर X कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि वही पॉइंट हमें निकालना है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगा डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। ये क्या होगा, m1 x1, x कोऑर्डिनेट निकालना m1 x1, m मास का x1 से मल्टीप्लाई करो प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn बटा में टोटल जितने भी मास है दोस्त उस सारे मास का सम, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 mn, सारे मास से डिवाइड करेंगे। अगर दोस्त यही काम एरिया के लिए होता तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपॉन ये, तो अगर यही चीज़ अगर हम बात करें, अच्छा अलग से कर लिख लेंगे एरिया के लिए सॉरी दोस्तों, वेरी सॉरी दोस्त। इसी बात को क्या हम अपने मैथमेटिक्स के इसी चीज़ को जो हम लोग पढ़े थे इसमें सिग्मा स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में, उसके टर्म में नहीं लिख सकते क्या भाई, लिख सकते। सिग्मा जोड़ का मतलब सिग्मा क्या एम आई एक्स आई, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है 1 1, और आई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आई कहाँ से कहाँ दोस्त चेंज हो रहा है, 1 से कहाँ तक, n पार्टिकल है तो n मास पार्टिकल। हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि m1 m2 m3 आर n मास पार्टिकल सिस्टम वेयर x1 x2 x3 आर द डिस्टेंसेस, y1 y2 y3 yn आर द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। ओके, ये चीज़ें बातें हम लिख सकते थे इसमें, बट अभी हमें जो ये इस वाले सिस्टम पे तो हमें भी ज़्यादा काम करने हैं नहीं, लेकिन अलग वाले इंटीग्रेशन वाले पे करने हैं, तो इसको हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं फिर इंटीग्रेशन पे ले चलते हैं। आइए तो दोस्त एम आई एक्स आई हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ नीचे में क्या लिख सकते हैं, पूरा मास का सम है, तो यानी सिग्मा, इसके लिए एम आई मास का सम, सिग्मा मतलब सम, कहाँ से कहाँ, आई इक्वल टू 1 to दोस्त n। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्लियर है दोस्त, यहाँ से x कोऑर्डिनेट। अब सिमिलर तरीका से क्या हम y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, तो हम ये बात करेंगे दोस्त। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट, तो YCM जो निकालना होगा, तो YCM के लिए दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए दोस्त क्या होगा YCM के लिए, m1 y1, माने देखिए मास गुना का y कोऑर्डिनेट, मास गुना का y कोऑर्डिनेट, y निकालना है तो मास y कोऑर्डिनेट, जो मास है उसका y कोऑर्डिनेट, m1 y1 m2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस mn yn, सभी का मास का सम अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। दोस्त अगर इसी को हम सजा के लिखना चाहे मैथ की लैंग्वेज में, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम लोग मैथ का यूज करते हैं, तो उसको कहेंगे कि सिग्मा एम आई वाई आई इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा एम आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ से दोस्त हम पता कर पाएंगे कि इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगी, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। दोस्त यही चीज़ अगर एरिया के लिए आ जाएगा तो मास के जगह पे एरिया आ जाएगा, जहाँ हम सेंट्रॉइड पता करने के लिए यूज करते हैं। क्या यही चीज़ अगर आ जाएगा दोस्त एरिया के लिए, तो क्या करेंगे हम, जब छोटे छोटे एरिया हो जाएगा, फॉर एरिया
फॉर एरिया, एरिया के लिए यही चीज़ें होगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया के लिए अगर बात करेंगे तो यही चीज़ें, अगर एरिया छोटे छोटे एरिया के लिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट n x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 xn, ये एरिया n एरिया xn yn। दोस्त एरिया के लिए अगर बात करेंगे तो सिमिलर तरीका से क्या हम लिख ले, वही कि xcm कोई पॉइंट ही होगा कहीं आएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा xcm और ycm, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई सिग्मा, ठीक है। उसी चीज़ को इसी तरह से ai सॉरी दोस्त, अब थोड़ा सा सही से लिख लें हम लोग, ai xi i इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा सभी एरिया का सम ai इक्वल टू 1 to n, ठीक है दोस्त। इस तरीके से उसमें एरिया वाला आ जाएगा केवल मास के जगह पे। अच्छा, YCM की बात करेंगे दोस्त तो क्या होगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ai yi सिग्मा ai सभी एरिया का सम ai i इक्वल टू 1 to n। तो ये तरीका है जब हमारा क्या दिया हो, एरिया दिया हो, तो उसके लिए कैलकुलेट हम कर सकते हैं। आपको ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब चलिए इन्हीं चीज़ों को, अब कॉन्सेप्ट को हम ले चलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, है ना, तो देखिए ध्यान से समझिए उस चीज़ को। अब बात करेंगे हम लोग, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। अब CG4 या सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ये हमारा किसके लिए था, अभी तक हम लोग देख लिए थे डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। अब बात करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, क्लियर, ठीक है दोस्त। तो बात करते हैं हम लोग कि हमको क्या चाहिए कंटिन्यूअस बॉडी का CG के लिए, कि हम बात करते हैं क्या फॉर्मूला है। तो भाई कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो भाई देखिए, मान लीजिए कुछ कंटिन्यूअस बॉडी मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी है। तो अब कंटिन्यूअस बॉडी में जब हम बात करेंगे CG की, इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के, तो दोस्त देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें अब हम कट करेंगे छोटे छोटे सेक्शन। अब चूंकि ये CG की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा ये अगर मास वाले सिस्टम रहेगा तो हम वहाँ मास के लेके बात कर लेंगे। एरिया आप देखिए, अगर रॉड होगा तो भाई इसके आप इस रॉड का, चूँकि इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा तो वही पॉइंट आएगा, इसका सेंट्रॉइड का भी एरिया के लेके बात करेंगे। अगर मान लीजिए ये इस शेप का ही अगर है और वही पॉइंट हमारा इसका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का भी, है कि नहीं। तो उस केस में हम लोग को जो पढ़ना, उस केस में दोनों से सेम आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अगर मास बड़ी है तो हम लोग यहाँ मास से लेके चलेंगे, तो अगर एरिया वाला बड़ी रहेगा तो एरिया से लेके चलेंगे। तो देखिए आप ध्यान से बात करते हैं नॉर्मली। अब बात करेंगे क्या कि हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे मास में इसको बांट लेंगे और छोटे छोटे मास में, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था, कुछ नहीं, मास अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मास इनटू का x डिस्टेंस, मास इनटू का x2 डिस्टेंस, मास इनटू, यानी मास को अगर हम बात कर ले छोटे छोटे डिस्टेंस में, तो ये उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे उसके कोऑर्डिनेट से, तब उसको जोड़ दे तो हमको xcm आता था। यही बात हम अभी पढ़े हैं डिस्क्रीट के लिए। तो हम लोग सोचे क्या, आ जाइए अब चलते इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे क्यों चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। अगर आपने मेरे इंटीग्रेशन का लेक्चर अब तक नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, वहाँ से इंटीग्रेशन का आपको रियल फील आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लेक्चर बने हुए हैं, तो आप देखिएगा। तो अभी अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको जरूर ये फील आ रहे होंगे कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, बार बार हम क्यों रटा के बता रहे थे, इसी सब कारण से। क्योंकि आपको कैसे फील आएगा कि इंटीग्रेशन से ये काम होगा, तो आपको फील तभी आएगा जब आप ये जानते रहो कि कंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही फायदेमंद होता है ना, कंटिन्यूअस चीज़ का। तो हम
ध्यान कर लीजिए कि अगर हम इस छोटे से मास का अगर हम देखें, अब सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि एक्सिस क्या होगा। अभी हम ये फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ये मत देखिए, ये अलग से कराएंगे रॉड के लिए, हम लोग को पढ़ना वो चीज़ हम सिखाएंगे। लेकिन अभी तत्काल हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर ये x1 डिस्टेंस है तो इसके लिए क्या करेंगे, x1 डिस्टेंस इंटू इतना मास इंटू इतना डिस्टेंस। तो ध्यान सुनिएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू का dm, नहीं अब छोटा सा फिर कट किए और बहुत सारे छोटे 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 छोटे, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल मास, बहुत छोटा मास, डिफरेंशियल मतलब बहुत छोटा। अब इसको छोटे 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 मास में काट दे और सब मास को जोड़ दे x, उसके x से मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से x dm, फिर अगला हो जाएगा तो x1 dm हो जाएगा, फिर ये दूसरे वाले को कट करके जोड़ेंगे तो देखिए मान लीजिए इसको कट करके जोड़े तो ये हो जाएगा x2 dm। इसी तरह से तीसरे वाले एक पहला दूसरा तीसरा चौथा बहुत सारे, इसको अगर कट करके इस वाले मास को जोड़े तो छोटे छोटे मास में बांट लिए तो ये हो जाएगा मान लीजिए यहाँ से दूरी x3 है तो ये हो जाएगा x3 dm। अब इस सारे मास को इसी तरीके से मास पार्टिकल के लिए करें तो जोड़े तो हमारा काम बन सकता था नहीं। और इस काम को करने का तरीका हमारा इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से देता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस केस में कंटिन्यूअस बॉडी में अगर हमको XCM निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए किसको, एक जनरल टर्म यानी XDM को मास इंटू का x डिस्टेंस, अब पूरा का जोड़ करना रहता था हम लोग को, है कि नहीं। और x हमारा i जो i है वो हमारा चेंज होता रह सकता है, कहाँ से कहाँ 1 2 3 4 ऐसे। उसी तरीका नीचे में क्या करना रहता था हम लोग को, पूरे जितने भी एरिया है तो एरिया से भाग करना था, पूरे एरिया से इस पूरे का मास जो होगा उस मास से भाग देना है। यानी पूरे छोटे छोटे मास को जब जोड़ेंगे, छोटे छोटे मास को जब जोड़ेंगे तो छोटे तो पूरा का मास नहीं मिल जाएगा हो, तो ये पूरा मास से डिवाइड करना। तो ये फॉर्मूला होता है x/dm। ये कब निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास कब, जब आप कंटिन्यूअस बॉडी हो तब। दोस्त दूसरी बात ये कि अब बात आती है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो आप निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास जो भी होगा उसका या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका, और YCM क्या होगा। तो YCM उसी तरीके से अभी x डिस्टेंस से कर लिए हैं, जब y वाला रहता तो हम क्या करेंगे y, कभी कभी x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो उस केस में 0 आएगा, जरूरत नहीं। हम बताएं कि एक्सिस हमेशा क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, तो अगर वो पॉइंट है तो हम कहीं ना कहीं एक क्या लेंगे, एक रिफरेंस से लेंगे। अगर रेफरेंस ऐसे लेते हैं कि y 0 हो जाता है तो वो और भी ये वाले मतलब अच्छी वाली बात है, एक ही कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम बताएंगे आगे, अभी इस पर नहीं फोकस होना, अभी बात आपको सिखाएं कैसे निकालेंगे। y इंटू का छोटा मास इंटू का y डिस्टेंस, y देखिए y1 dm प्लस y2 dm प्लस y3 dm प्लस y4 dm। इस तरीके से अगर हम बात करें निकाल के और इस पूरे में dm प्लस dm, तो इस बात को इंटीग्रेशन करता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इंटीग्रेशन लगा दे इसमें, तो इसको बोल सकते हैं कि y इंटू का dm, y1 y2 इस तरह से, है ना। समझ में आया दोस्त, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको फील आ रहा होगा इंटीग्रेशन वाला, और यहाँ से पूरी मास से भाग देते हैं क्योंकि छोटे छोटे मास dm को जोड़ कर डिवाइड कर देते हैं, तो इसको कह सकते हैं dm का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपका XCM और YCM निकालने का जब कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा तब। मतलब कुल मिला के अब हम रेडी हो गए हैं क्या चीज़ करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअस बॉडी का निकालने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रीट बॉडी के लिए तो नहीं देने वाला है, हम लोग को यहाँ कंटिन्यूअस बॉडी के लिए देने वाला है। यहाँ हम लोग को कंटिन्यूअस बॉडी के लिए देने वाला, डिस्क्रीट बॉडी के लिए नहीं देने वाला। तो मतलब हम लोग का ये फॉर्मूला काम आने वाला है। क्या बात ये क्लियर हो रही है। अच्छा, यही चीज़ अगर एरिया के लिए रहेगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा, देखो एरिया के लिए अगर यही चीज़ें होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर एरिया, अगर इसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस एरिया के लिए बात किया जाए, फॉर एरिया वाले फॉर्मेट के लिए क्या हो जाएगा, यही चीज़ x कोऑर्डिनेट जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू का dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA, टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे एरिया वाले सिस्टम के लिए। और यही क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू का सॉरी दोस्त y इंटू का छोटा सा एरिया dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA।
क्या बात ये समझ में आ गया? एरिया वाले सिस्टम के लिए हम कुछ ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एरिया से सेंट्रॉयड निकलेगा, लेकिन वही हमारा उस केस में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरह के बॉडी के लिए कहला सकता है। बस समझ में आ रही है? क्लियर है? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का पूरा अच्छे से है, स्टार्टिंग से क्लियर कर लिए हम लोग। तो इस तरह से एरिया वाले सिस्टम के लिए उस तरह से बात कर सकते हैं, और जो मास वाले सिस्टम रहेगा उसमें हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। चलिए तो दोस्त, अभी हम लोग इसको करने के बाद आइए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये वीडियो चूंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट हमारा अच्छे से, हमारा वीडियो लेंदी इसलिए चला जाता है क्योंकि हमारा मतलब ये रहता है कि वीडियो लेंदी हो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर होना चाहिए। जल्दी जल्दी मार के भागने के चक्कर में नहीं रहते। हम लोग कहते हैं कि सर इतना लंबा लंबा वीडियो कैसे हो जाता है। भाई आप गौर से देखो ना कि पता चल रहा है तुमको भाई कि वीडियो लंबा कैसे होते जा रहा है। हमको तो खुद पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बताते जा रहे हैं अपने बढ़ते चला जा रहा है लेंथ। तो दोस्त इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन होगा, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, और इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा, सबको एक लेक्चर में करके हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास वाला काम को या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला काम को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। तो दोस्त बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए आइए एक बात करते हैं दोस्त। एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने से हम लोग देखिए यहाँ पे एक बात, हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, हम लोग का क्या था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना या सेंटर ऑफ मास को, है ना, वो पता करना किसका, एक थीन रॉड का, क्योंकि वही उस दोनों का पॉइंट सेम ही आएगा, सेंटर ऑफ मास वही आएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो हमको किसका पता करना है, थीन रॉड का। क्या पता करना है, थीन रॉड का क्या पता करना भाई। इस केस में हम आपको बताएं, आपको समझा दिए सारी बातें कि कैसे क्या चेंज हो सकता है। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है थीन रॉड का, और ये आपको कह दे सेंटर ऑफ मास पता कीजिए, तो ये इस केस में, क्योंकि आपको जो पढ़ना है उस केस में आप वही करोगे, ठीक है। तो हमको कहेंगे कि भाई फाइंड CG ऑफ अ थीन रॉड। भाई रॉड हमको कोई देगा तो रॉड की लंबाई देगा ना, कहेगा कि भाई इतना पतला रॉड है, इतना लंबा रॉड है, और उसका पूरा वो रॉड का मास तो हम देख सकते हैं कि भाई इतना मास है, उसका वजन भी पता कर सकते हैं। थिन रॉड ऑफ लेंथ L, है ना, ऑफ लेंथ L और मास M। पूरे रॉड का मास जो है M मास का एक रॉड है, बहुत ही पतला रॉड, और उसकी लेंथ L है, आपको कह रहा है। और वो भी वो जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है, ध्यान रखिएगा, वो रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म। दोस्त ध्यान से सुनिए इस बात को, नॉन यूनिफॉर्म कोई भी चीज़ हो जाएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म, तो उसमें आपका सब चीज़ वेरी करते हुए नजर आएगा, सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास भी वहाँ पे, लेकिन नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग रह सकता है फिक्स, क्योंकि जी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपका सेंट्रॉयड ये सब बदलते रह सकता है वहाँ पे, समझ में आया बात, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन आपके सबसे खूबसूरती क्या है कि आपको जितना भी पढ़ने के लिए दिया ना, खाली यूनिफॉर्म सबके लिए जो दिया हुआ पढ़ने के लिए, जितना भी सब यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अभी आप ध्यान से देखिए, जैसे आपको अगर हम ये बताएं कि भाई ये देखिए ये आपका एक लेमिना है, प्लेन लेमिना, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें जितने भी मास होगा सब बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरह से। अब मान लीजिए देखिए इसी में देखिए नॉन यूनिफॉर्म में, ये मार्करवा को देखिए गौर से, मार्कर में देखिए यहाँ पतला है, पेंदी पतला है, इधर पतला है, इधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, तो ये सब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है मास। बस समझ आ रही। तो हम लोग जितना पढ़ना है सब यूनिफॉर्म के लिए पढ़ना है, तो ये बड़ी सस्ता सुविस्ती बात है, मतलब बहुत अच्छे हैं हम लोग के लिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए तो फाइंड द CG ऑफ अ रॉड, यानी यूनिफॉर्म रॉड के बारे में बात करना है हम लोग को। हाँ, हो सके आपको लेंथ L और M न दिया हो, फिर भी आपको पता है कि हमको कुछ नहीं दीजिएगा तो हम किसका पता करेंगे, तो हम एक जनरल टर्म, तो हमको कहें जनरल पता कीजिए, तो जनरल पता करने में हम उसका मास लेवे करेंगे M और लेंथ लेवे करेंगे L। कह दिया तो अच्छी बात है ना। चलिए तो अब बात करते हैं कि देखिए हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, एक थीन रॉड है, ठीक है, एक थीन यूनिफॉर्म रॉड है। दोस्त इसका हमको पता कर, हालांकि कहोगे सर ये बहुत मोटा दिख रहा है रॉड, फिर आप थीन कह रहे हैं। दोस्त आप पिक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कैसे, है ना, हम लाइन पे ही लाइन बना देंगे तो वो दिखेगा कैसे, है कि नहीं, तो ये तो बनाना पड़ेगा। तो एक थीन रॉड है, अब इस रॉड की मास M है और इसकी लेंथ जो है वो L है। दोस्त लेंथ L है, ठीक है। अब हमको सेंट्रॉयड पता कर, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड कह सकते, क्योंकि फिगर का वही सेम पॉइंट पे आएगा, वो अगर पता करना है तो दोस्त हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, रिफरेंस लेना। आप ध्यान में रखिएगा रिफरेंस, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस से वो अलग अलग पॉइंट आता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आप किसी के रेफरेंस से सेंट्रॉयड 2,3 पे आया हुआ है तो वो कहेगा एक्स वाई, इसी को समझिए। अब कोई यहाँ से रेफरेंस ले लेगा, कहेगा भाई बताइए कि इस रेफरेंस से सेंट्रॉयड वही इस बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी का सेंट्रॉयड यहाँ 2,3 पे है, और मान लीजिए कोई इस रेफरेंस से पूछता है तो मान लीजिए 10 मीटर के खड़ा है ये 5 मीटर पे इससे, तो क्या आप बताइए कि इसकी सेंट्रॉयड यहाँ से इसकी जो दूरी है ये 2 मीटर और एक्स्ट्रा है, और इधर से ले लीजिए ये 4 मीटर और एक्स्ट्रा है यहाँ से। तो दोस्त कहेगा कि अब नया इसके रेफरेंस में बताइए कि इसकी सेंट्रॉयड कितना है। तो हम नए वाले में से क्या बता सकते हैं, 2 इसका पहले से 4 2 6 और यहाँ से दोस्त 2 और ये कितना 3, सॉरी ये 5 नहीं लीजिए, ये 3 कितना होगा दोस्त, 2 इसका 3 इसका 5, 6,5 नहीं। तो इसके इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसी सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट आया, पोजीशन आया वो 6,5 आया, और इसके रेफरेंस में पहले से 2,3 है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड की पोजीशन हमारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सेंट्रॉयड, क्योंकि एक पोजीशन है तो पोजीशन तो किसी बॉडी के लिए फिक्स होगा, और अलग अलग रेफरेंस से हम देखेंगे तो हमको वो अलग अलग पोजीशन नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड हमारा किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वो होता है उस बॉडी के लिए फिक्स, लेकिन अलग अलग रेफरेंस से देखने पर हमें वो अलग अलग नजर आता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, सारी बातों को समराइज करते हुए हम लोग इस पे काम करते हैं। समझिए, अब ये बॉडी है एल लेंथ का और इसे मास का, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चूंकि है मास है ना, ये चीज़ें हमें जितने भी पढ़ने हैं हमें यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए ही पढ़ने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों एक बात और सीख लो ध्यान से, है ना। देखो एक शब्द आ जाता है, ध्यान सुनिएगा, डीएम मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं हम लोग, कितना मास पर यूनिट लेंथ में है, मास पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं लेमडा से डिनोट करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, m/l, कितने मास में कितना है, कितने लेंथ में कितना मास है, उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, एक होता है एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी ये क्या कहता है, या कभी कभी इसको dm/l लिखा रहता है, कितना लेंथ में कितने मास है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है दोस्त, ये होता है एरिया अपॉन सॉरी कितने एरिया में कितना मास है, यानी एरिया अपॉन dm, या कह सकते हो m/a, कितने एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितने मास है, इसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी। मतलब अब सवाल कितना में कितना क्वांटिटी डेंसिटी को बोलते हैं। अब वो हो सके, देखिए ध्यान से, इसके लिए यूज करते हैं सिग्मा, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, सिग्मा। बात समझ में आ रहा है, कितना एरिया में कितना मास, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं सिग्मा। हम स्वाभाविक सी बात है कि अगर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मान लीजिए कि 1 मीटर में 1 kg है, तो 10 मीटर में 10 kg नहीं। अगर मान लीजिए कि ध्यान से इसका मतलब समझिए मास डेंसिटी, अगर लीनियर मास डेंसिटी है, चूंकि यूनिफॉर्म थिन रॉड अगर हम कहते हैं, बात को समझिए, सब चीज़ को समझिए, सब चीज़ नहीं समझ रहिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए, देखिए ध्यान सुनिए, लीनियर मास डेंसिटी है, ध्यान सुनिएगा, तो अगर मान लीजिए कि 10 मीटर में ये 50 kg है, तो हम ये कह सकते हैं ना भाई कि इसका 1 मीटर में कितना kg मास होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी 5 kg, एक में कितना आएगा, 5 kg मास होगा 1 मीटर में, अगला में 5 kg, अगला में 5 kg, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब बात समझिए कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लीनियर मास डेंसिटी। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमको कहा गया ये वर्ड बहुत ही काम का है।
बोला गया थीन रॉड के लिए, ध्यान से रखिएगा। थीन रॉड होगा तो मतलब उसका जो ये वाला जो यानी कह सकते हो, यानी जो उसकी विड्थ होगी बहुत कम, लंबाई के रिस्पेक्ट में विड्थ क्या होगी, यानी डाया उसका बहुत कम होगा, बहुत ही पतला है तो डाया कम होगा, तो लीनियर होगा, यानी लंबाई पूरे लंबाई पे पूरी हमेशा मान के चल सकते हैं कि जो पूरी जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लेंथ पे है, यानी ये लीनियर मास डेंसिटी वाला काम करेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ में आया? क्लियर है क्या? चलिए इसको भी आप अलग से नोट कर लोगे, है ना, ये अलग से नोट कर लोगे कि कितने एरिया में कितना मास है तो उसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी, और कितने लंबाई पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको लेमडा से, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब इसको समझने के बाद आप काम शुरू करते हैं पता करना कि कैसे क्या होने वाला है। देखिए एक रॉड है हमारे पास, अब इस रॉड का हमें पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा। सबसे पहले तो हमारा काम होगा एक्सिस लेना, तो कोई एक्सिस यहाँ से ले सकता है, कोई एक्सिस यहाँ से ले सकता है, कोई एक्सिस यहाँ से ले सकता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक्सिस यहाँ से लेके चलते हैं, ये एक्सिस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्सिस हम लोग यहाँ से, देखिए ये एक्सिस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, और ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सिस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये रॉड है दोस्त, ये रॉड है, सॉरी एक मिनट, ओफो एक मिनट दोस्तों, हम लोग ऐसा मान लें, एक्स एक्सिस हम लोग अपना ऐसा ले लिए और वाई एक्सिस ऐसा ले लिए। क्यों? इसके पीछे रीजन, लॉजिक ये है कि अगर हम इस पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं दोस्त, तो देखिए ना ये रॉड है, तो इसी रॉड में कहीं ना कहीं हमारा, देखिए इसके बीच में ये बात पक्का था कि रॉड लेंथ वाइज है, तो इस लेंथे पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रोइड सीजी लाई करेगा। ये बात क्लियर था, क्योंकि इसी पे लाई करके करेगा, है ना, समझ, इसी बॉडी में लाई करेगा कहीं ना कहीं। अब ई जब लाई करेगा यहीं में कहीं में, तो हम लोग इसके बीच एक एक्सिस गुजार लिए, तो हमें पता चल गया कि भाई देखिए कि इसका एक्स एक्सिस तो हमारा इस पे, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, यहाँ से ये इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट, यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इसका मान लीजिए एक्स सी एम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसी वाई एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालने की जरूरत है। ये बात क्लियर हो गई, पूरी लंबाई एल है। अब दोस्त समझिए, अब ये काम करते हैं, इस पूरे रॉड में से हम लोग पूरा मास इसका है, इसमें से एक छोटा सा मास कट करते हैं, एक छोटा सा मास कट करते हैं, एक छोटा सा मास, बहुत ही छोटा मास, इसको बोलते हैं डीएम, डिफरेंशियल मास। क्या बोलते हैं? डीएम। कितना दूरी पे? ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उससे एक्स दूरी पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स दूरी पे एक छोटा सा मास डीएम कट करते हैं, छोटा सा मास यहाँ से कट किए। अब दोस्त हम लोग के हिसाब से इस छोटा सा मास का अगर हम, इस छोटे से मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दें छोटे से मास का और उसको जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये पूरे के लिए निकल जाएगा। तो कुल मिला के कहना ये है कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक्स सी एम, हमको वाई सी एम तो निकालना नहीं क्यों, जीरो हो गया। तो एक्स सी एम अगर दोस्त हम निकालने जाए, एक्स सी एम, सॉरी दोस्त एक मिनट, अगर हम एक्स सी एम निकालने जाए दोस्तों, तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि इस छोटा सा का क्या होगा, हमको पता है कि मास इंटू का एक्स डिस्टेंस से गुना कर दो, एक्स इंटू का डीएम, मास से गुना कर दो, है ना, और उसको इंटीग्रेट कर दो। अब चूंकि अब देखिए ध्यान से, आप लिमिट भी डालेंगे यहाँ पे, और फिर क्या करो, उस मास से डिवाइड कर दो, तो यानी उस मास के, आप देखिए ध्यान से, खाली ये छोटे से मास का ये होता, छोटे से मास का मोमेंट क्या होता है, छोटे से मास का एक्स सी एम क्या होता है, एक्स इंटू का डी एम, क्योंकि आपको पता है कि मास इंटू का एक्स डिस्टेंस अपॉन पूरा मास से भाग कर दो। ये अब हमको यहाँ पर पूरे बॉडी के लिए निकालना है, तो पूरे बॉडी के लिए निकालना है तो मतलब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे जोड़ देते तो ही हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंटिन्यूअस है, लगातार कंटिन्यूअस चीज़ को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, तो हमको लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब पूरे छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन, हालांकि इसका इंटीग्रेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि ऑलरेडी
कि ये इंटीग्रेट होके पूरा मास बन, छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे तो पूरा रॉड का मास आ जाएगा। अब पूरा रॉड का मास कैपिटल एम है तो डायरेक्ट इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। नहीं, अब बात आती है कि बाबू की इसमें लिमिट कहाँ से डालेंगे। तो लिमिट डालने के लिए क्या है, देखिए हम लोग कहते हैं कि भाई छोटे छोटे मास को जोड़ लीजिए, तो कहाँ से जोड़ लीजिए, तो देखिए 0 से यहाँ से करते 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 यहाँ तक जोड़ लीजिए, ये तरीका है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस छोटे से मास को कहाँ से कहाँ तक जोड़ लीजिए, 0 से लेके छोटे छोटे मास को जो मूवमेंट है उसका सॉरी जो चीज़ है उसको 0 से लेके L तक जोड़ लीजिए पूरी लंबाई। कैपिटल L है भाई तो कैपिटल L लिख लेंगे। अगर इसको हम लोग कैपिटल L नहीं लिए रहते तो कैपिटल L नहीं लिखते, कैपिटल L लिए हैं तो कैपिटल L तक। 0 से कहाँ तक, ये इंड पे कैपिटल L हो जाएगा, यहाँ से 0 से कैपिटल L तक। अगर आप यहाँ से करते, यहाँ पे अगर लेते इधर से तो -L2 प्लस L लेते, प्लस L/2, -L/2 से अगर बीचों बीच लिए रहते तो -L/2 प्लस L/2 इधर, ये -L/2 से प्लस L/2, लेकिन हम एक इंड से ले रहे हैं तो यहाँ 0, यहाँ से L तक आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 0 से L। अब दोस्त फिर इसका देखिए मास कहाँ से कहाँ जोड़ना है, छोटे छोटे मास को कहाँ, 0 से ये पूरा यहाँ तक जोड़ देंगे छोटे छोटे मास को, तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा मास मिल जाएगा, यानी 0 to L। ये हमारा, इसको इंटीग्रेट कर ले हमारा काम बन जाएगा। अब मामला ये आती है फंस जाएगी। हमने बहुत प्यार से पढ़े हैं कि x है तो dx जो है फंक्शन, यानी dx जो है वही यहाँ पे रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी x इंटू का dy रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसमें x का ये dy है तो इसमें y का टर्म ही रहना चाहिए। ये बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रखे हैं। तो ये हम उसको देखे ही देखे, इसे लिख तो लिए बहुत मज़े में, खूब मज़ा आया लिखने में, लेकिन जैसे ही इसको देखे तो हम लोग अरे भाई dm है यहाँ पे m के टर्म में रहना चाहिए, नहीं तो m हट के यहाँ अगर x है तो x के टर्म में पूरा रहना चाहिए था, dx के टर्म में रहना चाहिए था, काम बनता, नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। अच्छा दोस्त एक बात और भी, चूंकि ये लंबाई चूंकि पट्टी है तो इस पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी, dx चौड़ाई की पट्टी काटे उसमें हमको छोटा सा मास मिला dm, ठीक है। dx चौड़ाई की पट्टी काटे उसमें कितना मिला, बहुत छोटा सा पट्टी काटे उसमें क्या मिला, छोटा सा एक डिस्टेंस काटे x, जिसमें हमको क्या मिला, dm मास मिला है। तो अब हम हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि इसमें से dm को हटा के x के टर्म में ला दिया जाए, तब इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो होगा नहीं करेगा इंटीग्रेशन। बस समझ रहे दोस्त। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कहेंगे देखिए, कहेंगे यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लिए, इसके आगे जब हम लोग कहेंगे ये फार्मूला लिख लेंगे, है ना, एक नाउ XCM इक्वल टू नाउ XCM इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एक बात और भी, टेकिंग एक्सिस एट द एंड ऑफ द रॉड, है ना, वन ऑफ द एंड ऑफ द, टेक the axis at the end of one end of the rod, one end of the rod, है ना। नाउ XCM इज इक्वल टू इतना, ठीक। अब यहाँ से अब लैंग्वेज में भी लिख दिए ताकि आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में फिगर भी बना लीजिएगा, लिख सको। अच्छा दोस्त अब बात करते हैं इसमें कि इसमें हमको बदलना है। देखिए तो L लेंथ में, देखिए ध्यान से, हम कहेंगे कि भाई L लेंथ में, L पूरी लंबाई में बताइए, पूरी लंबाई में कितना मास है, तो कैपिटल M है, कोई दर्द नहीं हम लोग को, एक एक नियम हम लोग जानते हैं। हम कहेंगे भाई 1 मीटर, फिर यूनिट लेंथ में, अब मीटर में होगा तो मीटर में, जिसमें होगा जिसमें, तो 1 यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, M/L, भाग दे देंगे इधर, हम सबको पता है, बहुत बढ़िया। तो इतना 1 मीटर L लेंथ में M मास, तो 1 में इतना मास, तो इस dx में कितना मास, तो कहेंगे इन dx लेंथ कितना हो जाएगा, 1 में इतना है तो dx में कितना, M/L इंटू dx, इतना मास नहीं, इतना में इतना मास हो जाएगा, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। अच्छा अब इतना में इतना मास, अब दोस्त बात आ गई क्या कि इतना में इतना मास, और ये मास हमको dx में है, dx में अभी dx लेंथ में कितना मास आया, इतना मास, और यह बराबर किसके है, यह बराबर dm, क्योंकि हमको dx में हम लोग dm मास काटे हैं, और यही बराबर होगा dm के। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं कि dm के बदले हम रख सकते हैं M/L, और ये कांस्टेंट चीजें हैं, m और l कांस्टेंट है, क्योंकि आपको लंबाई दिया रहेगा और इसका मास दिया रहेगा, यानी ये पता चीजें है। अगर नहीं भी दिया रहे तो हम कुछ भी नहीं देगा तो हम इतना मान के चलेंगे इसका मास m है और यूनिफॉर्म है। देखिए 3 बातें, यूनिफॉर्म है, मास m और l है, ये तीनों कांस्टेंट चीजें। अब यहाँ से M/L dx ये हो गया। अब दोस्त यहाँ से जब करेंगे तो हम क्या करेंगे,
डीएम के बदले यहाँ पुट कर देंगे, डीएम के बदले यहाँ पे डीएम के बदले पुट कर देंगे x इतना, नहीं डीएम के बदले क्या पुट कर देंगे x इंटू का m/l dx। ओके, अब आ जाइए इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं इसके बदले क्या रखेंगे m/l dx, डीएम के बदले क्या रखेंगे m/l dx। चलिए तो आ जाइए अब इंटीग्रेट करते हैं, तो xcm बराबर दोस्त हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी xcm बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम लोग 0 से l x और dm के बदले क्या रखेंगे m/l dx अपॉन 0 से l dm। इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि हमको पता है कि ये कैपिटल M हो जाएगा। छोटे छोटे मास का 0 से पूरे लंबाई में जोड़ेंगे, छोटे छोटे मास को 0 से पूरे लंबाई में जोड़ेंगे तो वो dm हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से तो यहाँ से दोस्त xcm क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m/l बाहर हो जाएगा, m/l बाहर हो जाएगा, 0 से l है ना, 0 से l x dx। ठीक है दोस्त, अब देखिए ध्यान से, ये छोटे छोटे m जुड़ के क्या हो जाएगा कैपिटल M, पूरा मास बन जाएगा। नहीं नीचे में तो पूरा मास आ जाएगा क्योंकि छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे पूरे लंबाई में तो पूरे लंबाई का मास आ जाएगा और जो कि कैपिटल M है वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं दोस्त। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा m/l x²/2 लिमिट 0 से कैपिटल L और अपॉन कैपिटल M। दोस्त देखो ध्यान से, ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैपिटल M देखिए यहाँ से कैपिटल M/1 होगा, ये 1 ऊपर जाता है ये नीचे आता था, इससे ये M से ये M कट जाएगा। ठीक दोस्त, यहाँ से दिस इम्प्लाई xcm बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1/l और इसका देखिए ये ऊपर जैसे लिमिट डालेगा तो l²/2 माइनस 0/2 ये आएगा और नीचे में क्या आ जाएगा बाबू, नीचे में तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से xcm बराबर ये हो जाएगा बाबू 1/l, ये हो जाएगा l²/2 क्योंकि ये 0 हो जाएगा, वो l से एक l कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए xcm जो हो जाएगा वो आएगा l/2। ठीक है दोस्त, मतलब हमें समझ में आ गया कि इस रॉड की जो सेंटर ऑफ, देखिए ध्यान से, इस रॉड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो बीचों बीच रहेगा, कहाँ रहेगा l/2 पे, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग रख रहे हैं तो l/2 जहाँ लंबाई हो जाएगा, इस लंबाई मानी 10 मीटर का अगर रॉड है, 10 मीटर का रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, कहेंगे क्या थिन रॉड है तो कहेंगे देखिए 5 मीटर इस पर ले लीजिए, 10 मीटर का रॉड है तो ये 5 मीटर इस वाले लाइन पे, चूंकि लाइन रहेगा है ना, थिन रॉड है तो इस वाले लाइन पे आप क्या ले लीजिए 5 मीटर पर ले लीजिए तो आपका यही इसी पॉइंट पे क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप कहेगा कि बताइए, आप कहेगा कि बताइए, आप अभी आप इसको एक काम कर लीजिए, इन बातों को आपको समझ में आ गया होगा, इन बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम्पल में पूछे हुए क्वेश्चन है तो इसको कर लीजिए, है ना, इस तरीके से वो आएंगे तो xcm क्या आ जाएगा l/2 तो हो जाएगा सेंटर ऑफ, सो कहेंगे cg इज l/2 0 about one of the end of the rod, one of the end of the thin rod, है ना, क्योंकि थिन रॉड के एक्सिस हम वहां से लेके यहाँ से लिए, उसके एक एंड से लिए तब ये वाला हाल हुआ है ना। अगर तो बीचों बीच ले लेते तो बाबू क्या होता है, जैसे बीच में इसी पे ले लेते तो हमारा x भी 0 और y भी 0 सेम पॉइंट पे, यानी 0 0 हो जाता। अगर एक्सिस बीच में ले लेते तो हम कहते कि ये रॉड है और आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट सीजी कहाँ आएगा, तो हम कहते सीरीज 0 0 पे रहेगा। इंड के अबाउट कहता तो कहते l/2 पे आएगा अगर एक्सिस ले लेते इधर से। तो कुल मिला के दोस्तों अभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया है और आपने अच्छे से सारी बातों को नोट कर लिया, l/2 पे आएगा। तो अभी हम आराम से कर सकते हैं थिन रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ l/2 पे आता है, यानी उसकी लंबाई के आधा पे रहेगा। कोई दे देगा रॉड कि 10 मीटर का है, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, तो कहना कि 5 मीटर पे। 15 मीटर का है तो 7.5 मीटर पे। क्लियर, हाफ पे उसका सीजी लाई करता है थिन रॉड का।
क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। कैसे आया, कैसे लाते हैं, ये आपके एग्जाम्स में इस तरह से पूछ सकता है, और आपको दिखा कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज इसमें किया जाता है। तो दोस्त आज के लेक्चर में, अब अगले लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस पे रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत ही क्लियरली समझ में आया हुआ है ना, आपको पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया और आप लोग मजे में इस सबको बहुत क्लियरली देख लिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सबके रिगार्डिंग, और अब हमें खाली क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है, खाली क्वेश्चन करना है, जो हमें प्लेन लेमिना है उस सब के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेने, जिससे मेरा हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगा किसके, सीजी के अबाउट। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।